नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा जारी एक वीडियो में अंकिता मामले में जुड़े कथित वीआईपी नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर कड़े सवाल यहां पर खड़े कर दिए। इसके जवाब में भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार बार उनकी आत्मा पर लांछन लगा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भाजपा के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री का अपमान कर पूरे अधिसूचना और अनुसूचित समाज को ठोस पहुंचाई है। भट्ट ने कहा कि न्यायालय में चल रहे मुकदमे के दौरान कांग्रेस सबूत पेश करने के बजाय पीठ दिखाकर भागने का काम कर रही है, जिससे अनुसूचित जाति मोर्चे में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है, वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। हरिद्वार में इस सर्दी का ठंडा मौसम आम लोगों के लिए एक मुश्किल जो है वो दिखते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। आपको बता दें, सुबह का तापमान पिछले कई सालों में सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया। नगरवासियों ने घरों में ही अपने हीटर, कंबल और आदि का सहारा लेकर यहां पर जो है लेने को मजबूर हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी की तरफ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। आज अगर हम हरिद्वार की बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी इस समय पूरे हरिद्वार में कम है। कोहरे पूरी तरह से घिरा हुआ हरिद्वार है। अगर इंटीरियर की बात करेंगे, बहादुराबाद या और रुड़की की तरफ की ओर जाएंगे तो ये कोहरा और बढ़ता जाएगा। विजिबिलिटी जो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है वो और भी कम होती यहाँ पर दिखाई देगी। बात करें ठंड के असर की तो कहीं ना कहीं आप बाजार पर भी इस समय करीबन 11 बजने वाले हैं, और इस समय भी आप देख सकते हैं कि जो बाजार की जो रौनक होती है वो बिल्कुल सुनसान सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ठंड लगातार यहाँ पर अपना कहर दिखा रही है। लोग दुकानदार जो हैं वो आग का सहारा उनको भी लेना पड़ रहा है, क्योंकि बाजारों में आप देख सकते हैं जो रौनक कम है। जो व्यापारी हैं वो अपनी आग से बचाव के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं सड़कों पर जो आवाजाही है वो बहुत कम यहाँ पर हो गई है। अगर स्कूलों की बात करें, ठंड के चलते जो स्कूल हैं, हालांकि छोटी क्लासेस अभी 10 तारीख तक के लिए वहाँ पर हर स्कूल में लगभग छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन कुछ स्कूल अभी यहाँ पर चल रहे हैं। करीबन परसों से वो छुट्टियां यहाँ पर नए साल के बाद यहाँ पर सर्दियों की छुट्टियां होंगी। हालांकि अभी जिला प्रशासन ने सर्दी के चलते कोई छुट्टी की यहाँ पर घोषणा नहीं की है, लेकिन बात करें सर्दी के अलाव के व्यवस्था की तो जिले अधिकारी ने साफ कहा है कि वो लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिस तरह से जो निराश्रित लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो शेल्टर बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था भी यहाँ पर जिला अधिकारी ने खुद मौके पर जाकर लगातार उस पर नजर बनाई हुई है। वहीं नगर निगम भी लगातार अलाव की व्यवस्था जो इस ठंड के मौसम में लगातार कर रहा है। तो कह सकते हैं कि उत्तर भारत के साथ साथ उत्तराखंड का जो पहला शहर है हरिद्वार, वहां पर भी कड़ाके की ठंड लगातार बनी हुई है, जिसका असर यहाँ पर देखा जा सकता है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो देहरादून में त्रिपुरा से आए 2 युवकों पर हुए नस्लीय हमले ने पूरे देश का ध्यान खींच दिया है। 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजल चुमका और माइकल चमका पर नशे में धुत हमलावरों ने उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लियां गालियां दी और चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल यहां पर 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन अंततः उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चमका अभी भी घायल रूप में बताए जा रहे हैं। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने
अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदोनी और सुमित सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दर्दनाक घटना ने विरोध में उत्तर पूर्वी छात्र के एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन देहरादून यानी कि UTSAD के नेतृत्व में सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियनों के सहयोग से 27 दिसंबर 2025 को एंजल चमका की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। ये मार्च शाम 5 बजे से 7 माइल्स फॉर्म सूदोवाला से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, समुदाय के सदस्य और समर्थकों ने भाग लिया और दोषियों को सख्त सजा और न्याय की मांग यहाँ पर उठाई। दुख की बात है क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर आके ये सब देखने को पड़ रहा है, तो बहुत दुख वाली बात है और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। मतलब हमारे दोस्त को जस्टिस मिले बोल के हमने कैंडल मार्च सुद्धवाला शहर फार्म से स्टार्ट किया। फिर हम सुद्धवाला चौक जाके हम लोग नंदा की चौकी होके आए, एक राउंड लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं हम लोग कि हम अकेले नहीं है यहाँ पे, कोई भी हम हैं तो हम साथ ही है सब कुछ। और मुझे ये बात बिल्कुल पता है अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट देख रहा है, और मुझे उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो स्टूडेंट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, मुझे वो पता है क्योंकि बहुत सालों से ये सब हो रहा है। तो अभी वो इतना स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं, तो विश्वास हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हमारा रहा है और आगे भी रहेगा। उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग सरकारी विभागों के 446 करोड़ रुपए की बिजली बिल बकाया वसूली की तरह नाकाम साबित होते हुए फिलहाल नजर आ रहा है, जबकि आम उपभोक्ताओं में 2 महीने के बिल बिना चेतावनी बिजली काट दी जाती है। प्रदेश के करीब 80 सरकारी विभागों पर यह बकाया चढ़ा हुआ है, जिससे आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग पर तकरीबन 92 करोड़, PWD पर 31 करोड़, पुलिस पर 26 करोड़, स्वास्थ्य पर 20 करोड़, जिला प्रशासन और वन विभाग पर 12 करोड़, नगर निगमों पर 14 करोड़, नगर पालिकाओं पर 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभागों पर यहाँ पर 18 करोड़ और अन्य राज्य पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इतने बड़े बकाया के बावजूद किसी विभाग की बिजली नहीं काटी जा रही है और न ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है। UPCL के प्रवक्ता MRR आर्य का कहना रहा कि वसूली की कोशिश जारी है, जबकि एक्टिविटीज और यहाँ पर आपको बता दें एक्टिविस्ट वीरू भिष्ट ने यहाँ पर इसे दोहरा मापदंड करार कर दिया और कहा है कि कोई विभाग बंद हो चुके हैं फिर भी बोझ आम जनता पर बिजली दरें बढ़ाकर डाला जाएगा। स्मार्ट मीटर्स पर भी जनता का रोष है कि बिल बढ़ रहे हैं। UPCL के कागजी नियम बरकरार हैं, लेकिन असल में सरकारी दफ्तरों में बिना भुगतान बत्तियां जल रही हैं और जनता महंगी बिजली का खामियाजा भुगत रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। UPCL की जो कार्यप्रणाली है वो हमेशा संदेह के दायरे में रही है और UPCL के अधिकारी कमरों से बाहर निकलकर राजस्व वसूली पर कभी ध्यान ही नहीं देते। इनका सबसे बढ़िया यह है कि नवंबर के बाद दिसंबर में ये अपना राजस्व पखवाड़ा चलाकर राजस्व वसूली करते हैं, लेकिन उस पर भी सिर्फ आम उपभोक्ता को ही टारगेट करते हैं, जबकि आम उपभोक्ता की किसी की भी लाइट काटने के लिए 15 दिन का लिखित नोटिस देना चाहिए। आज हमारे अरबों रुपए सरकारी डिपार्टमेंटों के पास बकाया है और उसके बाद कई डिपार्टमेंट के ऐसे नीचे उपकरण हैं जो बंद हो चुके हैं। अब वो वसूली किस तरीके की होगी? और जबकि मुख्यमंत्री का विभाग होने के बाद राजधानी देहरादून में यह हाल है, तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हाल होगा? इस बात से ये अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमारा जो है पूरे साल का टारगेट करीब 12,000 करोड़ का है, जिसमें से हम 7,000 करोड़ के आसपास लागे हैं। 1,000 करोड़ का मंथली हमारा असेसमेंट होता है और उसके बाद 1,000 करोड़ के आसपास हमारा एरियर है, तो ये लगभग हमारा 12,000 करोड़ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जो सरकारी कनेक्शन है, सरकारी माने स्ट्रीट लाइट, जल संस्थान और जल निगम और इरिगेशन डिपार्टमेंट में, इसमें हमारे स्ट्रीट लाइट में करीब 82 करोड़ के पास हमारा बैलेंस बचा हुआ है। हम लोग लगातार शासन से और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से और नगर निकाय में हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं। तथा हमारे जो जल निगम, जल संस्थान और इरिगेशन में है, इसमें 300 करोड़ के आसपास हमारा पैसा आएगा। इतने बिल हमारे पास सत्यापित भी पड़े हुए हैं। हम लगातार जल निगम, जल संस्थान के संपर्क में हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू कनेक्शन है, कॉमर्शियल कनेक्शन है, इंडस्ट्री के कनेक्शन है, मैं यहाँ बैठकर भी हमारे जितने फील्ड के अधिकारी हैं लगातार उस पर काम कर रहे हैं।
और डिस्कनेक्शन भी कर रहे हैं जिससे पैसा नहीं मिल रहा है, और वसूली का काम लगातार चल रहा है। हमारे कैंप भी चल रहे हैं जिसमें बिल सुधार का काम भी होता है और किसी का मीटर रिप्लेसमेंट करना वो काम होता है। सभी काम हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद दाते सोमवार को उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि जहां वे 6 साल के सीबीआई डेप्यूटेशन के बाद वापसी कर रहे हैं, उत्तराखंड में उन्होंने नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जनता की समस्याओं को सहज सुनते हुए इस चर्चित अधिकारी की वापसी से पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को त्रिपुरा के छात्र एंजल चमका के पिता तरुण प्रसाद चमका से फोन में बात कर हत्या पर शोक अपना जो है व्यक्त किया और कहा है कि 5 आरोपियों गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नेपाल भागे संदिग्ध पर इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने परिवार के दुख को समझते हुए व्यक्तिगत रूप से दुख जताया और उत्तराखंड सरकार द्वारा दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भी आश्वासन यहाँ पर दिया। धामी ने कहा कि प्रदेश के कभी ऐसा माहौल नहीं रहा है जहां देश विदेश के छात्र सुरक्षित ना पढ़ सकें, इसलिए यह घटना सबके लिए एक चिंता का विषय है और सरकार सख्त कार्रवाई यहां पर करेगी। आपको बता दें, त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात के बाद पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहने का वचन यहां पर जो है उन्होंने यहां पर दोहराया। उत्तराखंड सरकार परिवार की हर संभव सहायता करेगी और त्रिपुरा सीएम से भी सहयोग मांगेगी, ये बात भी यहां पर उन्होंने दोहराई। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर माणिक साहा जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। देहरादून शहर के भीतर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द निजात मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें, निर्माणाधीन भंडारी बाग फ्लाईओवर आगामी जून माह तक पूरा हो जाएगा। इससे प्रिंस चौक और सहारनपुर चौक पर लगने वाले भीड़ और लोगों को भारी ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि लंबे समय से चल रहे इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बदल दी गई है और अब हर 15 दिन में कार्य प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून तक फ्लाईओवर चालू हो जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज
काफ़ी टाइम से गतिमान था, इसी वजह से हमने एजेंसी चेंज कर दी थी। तो उसके बाद काम चालू कर दिया गया है। इसमें हमने इसके वीकली टारगेट्स और जो इनके लैंडमार्क हैं उनके बारे में पूरा आइडेंटिफाई किया है और मैं खुद हर 15 दिन में उसको रिव्यू कर रहा हूँ। जो टाइमलाइन है उसको स्टिक करके कितनी जल्दी इसको काम कंप्लीट कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और जो आरओबी के अलावा दोनों तरफ अप्रोच रोड है या कोई और काम करना है, क्योंकि 3-4 साल हो गए इसको बनते हुए, तो अगर कोई नया काम करने की आवश्यकता है या कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो मैंने चीफ इंजीनियर को और ईएनसी को, जो हमारे प्रमुख अभियंता हैं, उनको भी भेजा था साइट पे कि आप भी देख के आइए और अगर कोई और एडिशनल कुछ करने की जरूरत तो बताइए, जिससे आरओबी कंप्लीट होने के साथ ही उस पर ट्रैफिक हम लोग चालू कर सकें। उत्तराखंड की राजनीति में 3 साल बाद एक बार फिर भूचाल आ गया है। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिए गए बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। आरोप सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में दुष्यंत गौतम खुद सामने आए हैं और जांच की मांग के साथ एक बड़ा ऐलान भी किया है। दुष्यंत गौतम ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही गई है। पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी इस तरीके की अफवाह उड़ती है जो अनुशासनहीनता को दर्शाती है, उसके लिए हम लोग पद और प्रतिष्ठा का कोई भी वो चीज़ नहीं रखते हैं कि हमें पद पर बने ही रहना है। तो आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सबूत अगर किसी के पास है तो उसे पब्लिकली दिखाइए और सबूत कोर्ट में भी पेश करिए। अगर सबूत में कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो पार्टी को स्वयं इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पार्टी है। दुष्यंत गौतम जी का ये बयान ये बता रहा है कि उनके अंदर बेहद ज्यादा डर है, क्योंकि अगर आज वो अपनी छवि की बात कर रहे हैं तो सवाल तो उनके चरित्र पर हो रहा है ना, और चरित्र के बारे में अब तभी साफ होगा जब सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड कराई जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अब ये बताना होगा कि उनके पुलिस अधिकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पत्रकारों को कह रहे हैं कि इस मामले को दोबारा क्यों उठाया जा रहा है, क्यों अंकिता भंडारी की हत्या दोबारा करी जा रही है। तो ये बात साफ है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उर्मिला सनार सामने आई है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और दोबारा से इस जांच को खोला जाना चाहिए। अगर खोली जाएगी जांच तो साफ हो जाएगा कि जो दुष्यंत गौतम जी का नाम है या किसी और का नाम है वो सब सामने आ जाएगा। तो बच क्यों रही है सरकार, बचना क्यों चाहते हैं दुष्यंत गौतम? क्यों वो पत्र लिखकर होम सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इन आईडीज को रिस्ट्रिक्ट करिए? इसका मतलब है आप डर रहे हैं क्योंकि आपका नाम आ गया है। जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। देहरादून की यमुना कॉलोनी में उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष विधानसभा ऋतु खंडारी भूषण के आवास पर पहुंचकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी नामों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी जारी है और इसी के चलते आपको बता दें कि जिसमें हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है जो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये प्रदर्शन पूर्व विधायक पत्नी के आरोपों के बाद तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के विपक्ष यहां पर लगातार चुनावी टारगेट बताकर राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। लेकिन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए विपक्ष का काम हर योजना को मुद्दा बनाना है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये योजना जनता को कार्यालयों को चक्कर काटने से बचाने और परेशानियों का तुरंत यहां पर निस्तारण करने के लिए चलाई जा रही है। पाठक ने धामी सरकार के सुशासन पर जोर देते हुए कहा कि प्रतिनिधि घर घर जाकर कार्य करवा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। तो कार्य ही निराले हैं। अभी मैंने एक बाइट सुनी जिसमें महिला मोर्चा के लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि 2027 के लिए हमारे ये मुद्दे हैं। तो उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग जब एक हत्या को, एक चीजों को मुद्दा बना रहे हैं अपने चुनावी एजेंडे को फिक्स करने के लिए, तो उनके बारे में क्या बोला जाए कि विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। मैं दूसरी बात अपनी सरकार पर आना चाहूंगी कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्य हमारी धामी सरकार ने करना शुरू किया है वो साफ तौर पर यह साबित करता है कि हमें अब कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
सरकार आपके द्वार आ रही है, सरकार के प्रतिनिधि आपके द्वार आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना किसी भी हमारे व्यक्ति को ना करना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार निश्चित तौर पर गंभीर है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।